प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1.2 के आगे की सवाल करेंगे। हम पिछले लेक्चर में 2 सवाल कर चुके थे, पहले दूसरे। आज हम तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें HCF और LCM ज्ञात करने। पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21, दूसरा है 17, 23 और 29 और तीसरा है 8, 9 और 25 के। पहला कर दें हम 12, 15 और 21। तीसरे का पहला है 12, 15 और 21 के। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। 12 के गुणनखंड करेंगे, कर ही लोगे आप 2, 6, 2 से 3 बार। इसी तरह 15 के गुणनखंड करेंगे और 3 से कट जाएगा तो 5, 15, कोई और कर देते हैं 1, कोई पूरा और कर देते हैं 1। 21 के गुणनखंड करेंगे, 3 से काटेंगे 7 तो 8 और 7 से काटेंगे 1 बार। तो हमें यहाँ पर गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। 12 के गुणनखंड होंगे हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा, सीधे लिख रहा हूँ 2 की पावर 2 गुणा 3। इसी तरह 15 के होंगे 3 गुणा 5। इसी तरह 21 के होंगे 3 गुणा 7। HCF ज्ञात करना है। HCF 12, 15 और 21 का। HCF क्या होगा हमारा? HCF होता है जो भी हमारे गुणनखंड दे रखे हैं, सबसे छोटी पावर वाली संख्या, यानी अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे तीनों में हमारे देखते हैं 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 की पावर 1, तीनों में बराबर है। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या आ जाएगा? 3 आएगा। LCM 12, 15 और 21 का। LCM होता है हमारा अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनखंड। जो हमारे गुणनखंड है सबसे बड़ी पावर लेंगे 2 है हमारी, 2 की पावर 2 है, 3 की 1 है और 5 की पावर भी 1 है और 7 की पावर भी 1 है। इनका गुणा करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा हमारा 420। ये इसका आंसर। इसी तरह सेकंड पार्ट है हमारा 17, 23 और 29। सेकंड पार्ट है। इसी तरह इसके गुणनखंड करते हैं। 17 के गुणनखंड, अभाज्य संख्या है 17 तो हमारी, तो 17 के होंगे 17 गुणा 1। 23 भी हमारी अभाज्य संख्या है तो 23 गुणा 1। 29 भी हमारी एक अभाज्य संख्या है, 29 गुणा 1। HCF ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात करेंगे, कोई भी मैच नहीं हो रहा है, इन तीनों में 1 1 1 है। तो HCF हो जाएगा कितना? 17, 23 और 29 का HCF होगा 1। और LCM 17, 23 और 29 का LCM होगा, बड़ी से बड़ी संख्या होंगी हमारी 17, 23 और 29। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,339। ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25। 8, 9, 25 तो इनके गुणनखंड कर लेते हैं हम। 8 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 होंगे, यानी 2 की पावर 3। और 9 को गुणा करेंगे, 3 3 9 होते हैं, 3 की पावर 2। और 25 के गुणनखंड करेंगे तो 5 की पावर 2।
इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो साथ में एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या पे, संख्या फर्क नहीं पड़ेगा। तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे। 8, 9 और 25 का एचसीएफ आ जाएगा हमारा एक। छोटी से छोटी अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ होता है हमारा अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल। जो उभयनिष्ठ यानी सबसे छोटी संख्या जो कॉमन मिल रही हो यानी मैच हो रही हो। और एलसीएम 8, 9 और 25 की ये होती है हमारी बड़ी से बड़ी घात की संख्या। तो यहाँ पे सारी संख्या आ जाएंगी हमारी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। इन सब को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1800 आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ से आप स्क्रीन को पोई करके लिख सकते हो। तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और तीसरे का थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट हमारे सॉल्व हो जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306, 657 बराबर दे रखा है 9, यानी 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है 9। एलसीएम 306 और 676 का ज्ञात करना है, यानी हमें दो संख्याएं दे रखी हैं, उसका एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में संख्याएं दे रखी है हमारे पास। संख्याएं हमारे पास 306 और 657 और एचसीएफ दे रखा है हमारे पास 306 और 657 का दे रखा है हमारे पास 9। इतना दे रखा है। हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। कैसे लिखूँ मैं, HCF गुणा LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम ज्ञात करना हमें, एलसीएम ज्ञात करना है तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा, डिवाइडर में चला जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे एचसीएफ। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारे पास संख्या है 306 गुणा 657, एलसीएम हमारे पास है 9 से हम 306 को काट सकते हैं। 6 और 3 9, 9 जोड़ के आ रहे हैं तो 9 से कटेगा 9 1 9, 9 3 27, 3 बचेंगे और 9 चौक 36। ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के बाद आ जाएगा ये हमारा 22,338, यानी एलसीएम आ जाएगा हमारा, इसका एलसीएम आ जाएगा 22,338। ये इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, आपको मैं ऐसा एक उदाहरण करा चुका हूँ, दिखा देता हूँ। उदाहरण नंबर 5 कराया था, उसी तरह से सेम। ठीक है, करते हैं चलिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा दिखा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर
समाप्त होगी। यानी 0 पर अगर कोई समाप्त होगी तो उसमें हमारा क्या आना चाहिए, एक गुणनखंड आना चाहिए 5 का। अगर 5 का गुणनखंड है तो वो 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस आपको ये याद रखना, बस 0 पर समाप्त होनी है तो वो 5 है, उसमें क्या आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए उस संख्या का। तो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, थ्योरी आप मैं लिखा देता हूँ उसको भी। मैंने यहाँ लिख दिया है, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होगी वह 5 से विभाज्य होगी, इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। ये हमारे पास संख्या दे रखी थी। अब हमारे पास संख्या थी 6 की पावर n। 6 की पावर n को हम 6 की गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 की पावर n, यानी इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं हम, 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 2 और 3 है, 5 तो है नहीं है, 5 नहीं है तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम लिख देते हैं यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। ठीक है, हमारे पास एक थ्योरम थी अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। 6 की पावर n में 2 और 3 है, इसीलिए हम कह सकते हैं 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती। अगर 5 नहीं आ सकती तो क्या होगा, वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो लिख देते हैं हम, अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, बस यही लिखना है आपको, ये इसका आंसर कर सकते हो आप यहाँ से। ये खत्म, इसका सॉल्यूशन यही है, आप यहाँ से देख सकते हो। आपको मैंने क्या लिखा है 5वें क्वेश्चन में, 5वां क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं दोबारा से आपको। क्वेश्चन कह रहा था, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर 0 पर समाप्त होगी तो उसमें क्या आना चाहिए, 5 को ही गुणनखंड आना चाहिए। अगर 5 गुणनखंड आना चाहिए, हमारे पास 6 की पावर n थी, 6 की पावर n में 2 और 3 थे, 2 और 3 है तो उसमें 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा तो वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये इसी का आंसर है। ठीक है, आप यहाँ से पोज करके लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें रीजन देना है, ये भाज्य संख्याएं
क्यों हैं। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास संख्याएं, दो संख्याएं दे रखी है, मैं अलग अलग लिख देता हूँ। पहली संख्या है हमारे पास 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब यहाँ पे ध्यान देना, 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस 13, तो इस पूरे पद में मल्टीप्लाई का एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया 13। तो इस पूरे पद में से मैं 13 कॉमन ले लेता हूँ। 13 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 गुणा 11, 13 कॉमन ले लिया है, इसका तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ से भी 13 कॉमन ले लिया, तो 13 कॉमन लेंगे तो +1 बचेगा। तो हम यहाँ रीजन दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है, इसीलिए दी गई संख्या तेरह से भाज्य है। ठीक है, इसमें 13 एक गुणनखंड है, यही रीजन हो गया इसका। 13 इसमें एक कॉमन है तो 13 से ये क्या हो जाएगा, भाज्य होगी, यही इसका रीजन है, बस यही देना था। इसी प्रकार दूसरी संख्या थी हमारी 7 6 5 4 3 2 1। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। और इस पूरे पद में से इसमें भी 5 इसमें भी 5 है, 5 कॉमन लेते हैं यहाँ पर। 7 6 4 3 2 गुणा 1 और +1 बचेगा। तो यहाँ भी हमारा एक 5 गुणनखंड है, वही लिख देते हैं हम, क्योंकि यहाँ 5 एक गुणनखंड है, इसीलिए दी गई संख्या 5 से भाज्य है। ठीक है, रीजन देना, दोनों का रीजन दे देते हैं। अतः एक लाइन और लिख देते हैं, वैसे यहीं पर आंसर कर सकते हो, एक लाइन बढ़ा के लिख दो यहाँ पे। अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 दोनों भाज्य संख्या हैं, दोनों भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, यही पूछा था उसने। अब यहाँ से आप देख सकते हो, समझ सकते हो। पहली संख्या में 13 एक गुणनखंड था, वो 13 से भाज्य होगा। दूसरी 5 एक गुणनखंड था, 5 से पूरी तरह भाज्य होगा, इसीलिए दोनों में पहले में 13 था, इसमें 5 था, अतः दोनों में क्या है, दोनों भाज्य संख्या होंगी, यही इसका कारण है। ये आप लिख सकते हो, आंसर हो जाता है। एक और क्वेश्चन है अभी इसमें हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। जूम कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट
लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पे हमारी सोनिया 18 मिनट लेती है एक चक्कर लगाने में, रवि 12 मिनट लेता है। तो हम यहाँ पे जो दोबारा उसी जगह पे मिलेंगे, तो यहाँ पे हम इसका क्या निकालें, एलसीएम ज्ञात कर लें। एलसीएम ज्ञात कर लेंगे तो वही इसका क्या होगा, हमारा आंसर होगा। याद रखें, वहीं पे कड़ी वाला सवाल हो, वहीं पर रूटेड हो, सेकंड वाला हो, 5 सेकंड 10 सेकंड लेट चलता है, वहाँ पे हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसका भी हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। यहाँ हम 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। गुणनखंड कर लेते हैं पहले हम इसके। गुणनखंड करेंगे 18 के गुणनखंड 2 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार, 3 का और आगे ऐसे ही कर लेंगे। 12 के गुणनखंड करेंगे 2 से 6 बार, 2 से 3 बार। तो हम यहाँ देखते हैं 18 के गुणनखंड 2 गुणा 3, 3 के 2 हैं तो 3 की पावर 2। इसी तरह 12 के गुणनखंड 2, 2 के 2 हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3। एलसीएम ज्ञात करने के लिए एलसीएम हमारे होता है बड़ी से बड़ी पावर। एलसीएम 18 और 12 का, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इस लाइन को। आवाज गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, ये हमारे गुणनखंड है, सबसे बड़ी घात क्या होती है, एलसीएम होता है। तो अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। एलसीएम होता है हमारा अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, और एलसीएम और एचसीएफ होता है हमारा अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी संख्याओं का, सबसे छोटी घातों का गुणनफल होता है। ये उसका अपोजिट होता है। एलसीएम में बड़ी से बड़ी पावर आती है और एचसीएफ में छोटी से छोटी पावर लेते हैं। तो इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, यानी 2 की पावर 2 और गुणा 3 की पावर 2, यानी हम क्या कह सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9। इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, सवाल में मिनट की बात कर रहा था, ये दोनों मिनट थी, तो दोनों आपस में कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। लिख देते हैं यहाँ पर अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलने के बाद दोबारा 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आप यहाँ से लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 को। 2 संख्या दे रखी थी हमारे 18 मिनट और 12 मिनट, इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम गुणनखंड किया है हमने, एलसीएम ज्ञात किया तो इसका 36 आया, वही 36 क्या होगा, इसका आंसर होगा। आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।